क्लास 12th फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 स्थिर वैद्युतिकी, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का टॉपिक आता है। 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इस यूनिट के अंदर 4 लेसन अपन कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट लेसन है विद्युत क्षेत्र, नंबर 2 है गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग, नंबर 3 है विद्युत विभव और नंबर 4 है विद्युत धारिता। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लेसन नंबर फर्स्ट विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए अपन का जो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, उसको स्टार्ट करने से पहले जो यूनिट अपन पढ़ने जा रहे हैं वैद्युतिकी, उसके बारे में अपने को पता होना जरूरी है। तो जान लेते हैं कि वैद्युतिकी क्या होती है। वैद्युतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वैद्युतिकी कहलाता है। अब देखिए वैद्युतिकी क्या होता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन केवल आवेशों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, वैद्युतिकी कहलाता है। और वैद्युतिकी दो प्रकार की होती है। को नंबर 1 है स्थिर वैद्युतिकी और नंबर 2 है गतिज वैद्युतिकी। अपन ने देखा कि वैद्युतिकी दो प्रकार की होती है, स्थिर वैद्युतिकी और गतिज वैद्युतिकी। अब पढ़ते हैं नंबर 1 स्थिर वैद्युतिकी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। अब देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन केवल स्थिर आवेशों के प्रभावों का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। स्थिर आवेश से मतलब है कि उसका जो वेग है वो क्या है, शून्य है, मतलब वो एक जगह स्थिर है। जो आवेश है वो एक जगह स्थिर है। अगर स्थिर आवेश होता है तो उसमें किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है, आइए देखते हैं। स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर आवेशों के कारण केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न होता है। ये बात जरूर याद रखना आप, क्योंकि एक नंबर क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। जो आपके 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या कह रहा है कि स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर आवेशों के कारण केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। बात क्लियर। अब नंबर 2 गतिज वैद्युतिकी क्या होती है। कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील आवेशों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, गतिज वैद्युतिकी कहलाता है। अब देखिए गतिज वैद्युतिकी क्या होती है। तो अपन ने जाना कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील आवेशों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, मतलब उसमें क्या होंगे, जो आवेश है वो गतिशील होंगे मतलब उसका वेग होगा। वेग अब क्या है, स्थिर मतलब वेग नियत है या अनियत है वो अलग बात है, लेकिन इसमें वेग जरूर होगा, मतलब आवेश है वो गति कर रहे होंगे। क्लियर है। तो इससे पहले वाला क्या था, स्थिर वैद्युतिकी, मतलब उसमें आवेश नाम से ही क्लियर है। स्थिर वैद्युतिकी मतलब स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे और उसमें केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यहाँ है गतिज वैद्युतिकी, तो गतिशील आवेश होंगे। गतिशील आवेश होने के कारण कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होंगे वो देखेंगे। गतिशील आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ देखिए एक अच्छा पॉइंट मिला है। अगर आवेश स्थिर है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। अगर आवेश गतिशील है तो दो प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होंगे, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए अपन ने जो अभी दो डेफिनेशन पढ़ी हैं, दो प्रकार पढ़े हैं, उसी के आधार पर अपन इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे। ध्यान से देखना। क्वेश्चन है कि कौन से क्षेत्र उत्पन्न होंगे यदि कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन है आवेश दे रखा है Q, उसका जो वेग है वो 0 है, मतलब आवेश स्थिर है। नंबर 2 दे रखा है, क्या आवेश दे रखा है आपको, उसका वेग जो है वो क्या है, नियत है, एक जैसा है। क्लियर है। ये क्या है, गतिशील आवेश हुआ। वेग है मतलब गतिशील आवेश हुआ। गतिशील आवेश की जो वेग है वो क्या है, नियत है, मतलब एक जैसा है, स्पीड सेम है। नंबर सी है तीसरा, क्या है कि आवेश तो दे रखा है, उसका वेग भी है, लेकिन वेग क्या है, नियत नहीं है, अनियत है, कभी कम है कभी ज्यादा, लेकिन गतिशील जरूर है वो। क्लियर है। तो यहाँ देखिए कोई आवेश है, वेग उस जिसका वेग 0 है, मतलब वो स्थिर है, तो केवल और केवल क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। नंबर 2, अगर कोई आवेश है जिसका वेग है मतलब गतिशील आवेश है, और गतिशील आवेश होने पर गतिशील आवेश होगा मतलब जो उसका वेग है वो नियत होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। नंबर 3, आवेश दे रखा है आपको, उसका क्या है, वेग है वो अनियत है, नियत होगा, उस समय केवल और केवल विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और नियत नहीं है, समझ रहे हैं आप, अगर नियत नहीं है उस समय क्या होगा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न होगी।
तो समझ लीजिए कोई आवेश है, गतिशील है, लेकिन उसका वेग नियत नहीं है, एक जैसा नहीं है, तो उसमें 3 क्षेत्र उत्पन्न होंगे। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे और चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न होगी। यहाँ देखिए अगला बिंदु है अपना कि विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि विद्युत आवेश कहलाती है। क्या बात क्लियर हुई यहाँ पे? कि विद्युत आवेश क्या होता है कि वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि होना विद्युत आवेश कहलाती है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं आप क्या कि वस्तु का वह गुण जिनके कारण वह हल्के पदार्थों को आकर्षित करती है विद्युत आवेश कहलाती है। बात क्लियर है? अब यहाँ बोल सकते हैं आपके विद्युत आवेश क्या होता है, या तो बोल सकते हैं वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होना या फिर वृद्धि होना विद्युत आवेश कहलाता है। या फिर बोल सकते हैं कि वस्तु का वह गुण जिनके कारण वो हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है विद्युत आवेश कहलाता है। नहीं समझे आप? क्या डेफिनेशन हुई कि वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि होना विद्युत आवेश कहलाता है। या फिर बोल सकते हैं कि वस्तु का वह गुण जिनके कारण जो हल्के पदार्थ हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर सके। ठीक है, अब देखिए जिसे स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब आवेश की बात करते हैं। आवेश जैसे ही मैंने लिखा तो उसका जो सिंबल है उसको प्रदर्शित करने का जो उसका पहचान है वो क्या है? स्मॉल क्यू, छोटा वाला क्यू या फिर बड़ा वाला क्यू। अब यहाँ बात करते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है धन आवेश, नंबर 2 है ऋण आवेश। तो नंबर 1 क्या हुआ है? धन आवेश। उसकी डेफिनेशन क्या है, अपन कैसे पहचानेंगे? कि धन आवेश है वो क्या है कि वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होना। वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होना धन आवेश कहलाता है। ऋण आवेश क्या है? जस्ट उल्टा, वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होना। तो आपने यहाँ पे सीखा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। अगर वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो धन आवेश है, अगर वृद्धि है तो ऋण आवेश है। अब अपन पढ़ने वाले हैं आवेश का मात्रक। अब देखिए आवेश की मात्रक पढ़ेंगे इसमें अपन, लेकिन ध्यान रहे आपको कि मैं आपको यहाँ पे अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। कुछ यहाँ पे इकाई भी हैं, जो इकाई आप ध्यान रखना। अपने क्या है न्यूमेरिकल करेंगे ना, उस समय काम आएगी। जैसे बात करते हैं आवेश का मात्रक अपना बिंदु है, जिसके अंदर पढ़ते हैं अपन कि एसआई पद्धति में कूलाम होता है। आवेश का जो मात्रक है अगर एसआई पद्धति में बात करते हैं तो कूलाम होता है। सीजीएस पद्धति में बात करें तो स्टेट कूलाम होता है, ईएसयू लिखते हैं उसको। एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं? एक कूलाम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के बराबर होता है। बात समझ में आई? मतलब जो स्टेट कूलाम है वो कूलाम से छोटा होता है, मतलब एक कूलाम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के बराबर आवेश होते हैं। बात क्लियर? तीसरा है, अब ये जो बता रहा हूं मैंने वो क्या है? आवेश के ही मात्रक है, याद रखना। तीसरा है विद्युत चुंबकीय मात्रक। ये भी किसका है? आवेश का ही मात्रक है, जिसे EMU से लिखते हैं। एक EMU बराबर क्या होता है? 3 × 10⁻10 ESU मतलब स्टेट कूलाम बराबर 10 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, आवेश की सबसे बड़ी इकाई, आवेश की सबसे बड़ी इकाई या फिर बात करूं मैं मात्रक क्या है? फैराडे। आवेश की सबसे बड़ी इकाई या फिर मात्रक कहूं क्या है? फैराडे है। और एक फैराडे में कितने कूलम आवेश होता है? मतलब सबसे बड़ा, मतलब देखिए एक फैराडे में कितने कूलम आवेश होता है? 96,500। ये आप जरूर याद रखें, एक नंबर में क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं कि आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है कौन सा है? फैराडे। एक फैराडे में कितने कूलम आवेश होते हैं? 96,500 होते हैं। तो इस तरीके से वो कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है, आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ बात करें कि एक कूलम इक्वल टू कितना होता है? स्टेट कूलम इतना होता है, तो वो ये भी कह सकता है कि एक फैराडे में कितने स्टेट कूलम होता है। तो अपन क्या करेंगे कि 3 × 10⁹ है जो इसका गुणा इससे कर देंगे, तो अपने क्या होगा? स्टेट कूलम में बदल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि वो कह दे कि जो सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे है, जिसका मान विद्युत चुंबकीय मात्रक में कितना होता है? अब देखिए एक विद्युत चुंबकीय मात्रक में कितना होता है? 10 कूलम होता है। तो 10 कूलम है, अपने को इसमें बदलना है, इसमें बदलना है, तो अपन क्या करेंगे? इसमें भाग दे देंगे 10 का, तो फाइनली किस में आ जाएगा? वो EMU में आ जाएगा। बात क्लियर है ना? अब देखिए, अब यहाँ भी बात कर रहा हूं मैं कि मैंने लिखा हुआ है एक, अब इसे क्या पढ़ते हैं? माइक्रो कूलम। एक माइक्रो कूलम का जो मान होता है वो कितना होता है? 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। इसे पढ़ते हैं नैनो कूलम। अब यहाँ देखिए नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ और कूलम का कूलम आ गया। अब इसे पढ़ते हैं पिको कूलम।
पिको कूलाम का मान होता है, पिको का होता है 10 की पावर माइनस 12। अब यहाँ लिखा हुआ है उसको सामने जस्ट मैं लिख देता हूँ, ध्यान आपको ध्यान रहेगा कि जो माइक्रो होता है उसका मान कितना होता है 10 की पावर माइनस का 6, जो नैनो होता है वो 10 की पावर माइनस का 9, और जो पिको होता है 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस के 12। क्लियर है? मैंने ये वीडियो आपके कहने पर ही बनाया है, तो मेरे को कमेंट्स करके जरूर बताएं कि ये कैसे समझ में आया है आपको, किस तरह से लगा है। तो आगे वाला जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको अभी जैसे एक्सप्लेन करके समझाया है वैसे समझाऊंगा। फिर जो डेरिवेशन होते हैं, जो न्यूमेरिकल है, उसको पहले समझाऊंगा, फिर उसको मैं डेराइव करके आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से वो आया है। तो उससे क्या होगा, आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले कमेंट्स करके मेरे को जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें, और नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।